गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू व्लॉग्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो फ्लावर्स जो मैंने पहले दिखाए थे ना, तो वो खिले नहीं थे और आज देखिए थोड़े थोड़े से खिल गए और कुछ तो पूरे ही खिल गए। कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तोड़ने का मन नहीं करता मेरा बिल्कुल भी कि तोड़ूँ उनको, क्योंकि ना इसी को प्यार कहते हैं, तोड़ा नहीं जाता प्यार में। और यहाँ पर ये सदाबहार की फ़्लावर्स हैं। सदाबहार की फ़्लावर्स तो है ना हमारे ना हमेशा ही सदा ही रहते हैं। सदाबहार के फ़्लावर्स तो हाँ सदा ही रहते हैं हमारे। और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर ये तुलसा जी है। एक तुलसा जी सूख रही है थोड़ी सी, बाकी तो सारी सही हैं। और यहाँ पर देखिए सदाबहार के कितने सारे फ्लावर्स हैं। और ये एलोवेरा लगा हुआ है। पहले दूसरे पॉट के अंदर था तो ये टेढ़ा हो गया, इसलिए तो अब इसके अंदर लगाया है तो धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। किस किस को पसंद है फ्लावर्स? मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और आज हम बनाएंगे कढ़ी और राइस। तो मैं काफ़ी बार ना शेयर कर चुकी हूँ इस रेसिपी को, तो वैसे ही बनाऊंगी सेम टू सेम, 2 बार तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पर बस मैंने दही लिया है, बेसन लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। पानी कढ़ी के अंदर बहुत सारा जाता है और मैं थोड़ी ज़्यादा सी कढ़ी बनाऊँगी क्योंकि इनको पीने में भी अच्छी लगती है। तो थोड़ी सी ये पी लेंगे और फिर बाद में जब खाना खाएंगे तो राइस के साथ खा लेंगे। और यहाँ पर मैं मसाले डाल रही हूँ। मसाले के अंदर मैंने हल्दी पाउडर डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है। मैं धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ कढ़ी के अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा घोल तैयार हो गया है। मैंने एक पैन रख दिया जिसके अंदर मैं कढ़ी बनाऊँगी। और मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे कपड़ा लगा दिया है क्योंकि छींटे लगते हैं ना तो पूरे बटन वटन सब ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। और सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ राई और जीरा डालूँगी। आप चाहें तो मेथी दाना आता है वो भी डाल सकते हैं, मेथी दाना भी डालते हैं कई लोग, लेकिन मेथी दाना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुंह के अंदर आता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन तो मैं ऐसे बिना राई और जीरा डालती हूँ। और फिर मैंने जो घोल तैयार किया था उसको मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा पानी और इसके अंदर डालूँगी क्योंकि कढ़ी जो है वो काफ़ी देर तक खदकती है। ये एक ऐसी इंडियन रेसिपी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग रेसिपी है ये। तो इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और मिक्स कर लिया, इसके अंदर नमक डाल दिया है और बस इसको ना ऐसे ही कुक होने दूँगी। धीरे धीरे चलाती रहूँगी बीच बीच में कि ना नीचे से लग नहीं जाए। और यहाँ पर अब मैं ना दूसरी गैस पे मतलब और मैं ना वो रख दूँगी चावल बनाने के लिए। हाथ के स्लैब पहुँच देती हूँ क्योंकि छींटे वीटे लग जाते हैं ना तो फिर हाथ सा रुकता है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता देखने में। और यहाँ पर अब मैं तैयारी करने लग गई हूँ राइस की। तो मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं और मैं देख रही हूँ कि ना ग्यारस तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना बिना देखे बना लो फिर ग्यारस होती है और फिर उन चावलों को खाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो एक बार ना जब भी चावल लेती हूँ ना तो कैलेंडर ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि है ना ग्यारस तो नहीं है। इसलिए ही मैंने कैलेंडर यहाँ पर टांग रखा है कि कहीं है ना कैलेंडर लेने के आलकस में और फिर मैं ना देखूँ ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर ही टांग देती हूँ किचन में ही। तो आज ग्यारस नहीं है तो मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं। कढ़ी को मैं बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। चावल मैंने पीन लिए हैं, बस इनको मैं धो लूँगी अच्छे से 3-4 बार। तो कढ़ी को धीरे धीरे बॉईल होने देते हैं। और यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है गैस के ऊपर क्योंकि ये जीरे वाले राइस ही खाते हैं। तो और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, सबसे पहले देसी घी डाला है थोड़ा सा। तो जो राइस हैं वो देसी घी के अंदर छुके हुए ही अच्छे लगते हैं। इसके अंदर मैं डालूँगी जीरा, लौंग और तेज़ पत्ता, बस इतना ही डालूँगी। मतलब
वो नहीं डालूँगी, सूखे मेवे का यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाला था, उसके बाद मैंने लौंग डाली है 3-4 और उसके बाद में मैंने यहाँ पर तेज पत्ता डाला है। और तेज पत्ता अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं इसके अंदर राइस डालूँगी। तो कलर चेंज हो जाने के बाद में तेज पत्ता का और फिर डालो ना तो अच्छा फ्लेवर आता है, वरना ना इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर देखिए कलर चेंज हो गया है, तो मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए हैं और राइस को भी मैं भून लूँगी घी के अंदर और उसके बाद में पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। और यहाँ पर मैं नमक भरने लग गई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि नमक को कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए घर के अंदर। नमक जो होता है वो कहते हैं कि इंसान का नमक कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए उसके अंदर से, ऐसे घर के अंदर से भी कभी नमक ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि सुन रहे हो नमक ख़त्म हो गया ले आना, बस इतना बोल दीजिए कि नमक ले आइएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने ना नमक को भर भी दिया है। और मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि नमक ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसके अंदर मैंने नमक के बारे में बताया है। अभी मैं वही सेम बात बताती रहूँगी तो थोड़ा बोरिंग सा लगने लग जाता है ना। और यहाँ पे देखिए मेरे चावल भी तैयार हो गए हैं। कढ़ी भी मेरी अच्छे से बॉईल हो गई है और मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। तो मुझे कढ़ी के अंदर ना बिल्कुल छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। जैसे बड़ी बड़ी पकौड़े होते हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ होती हैं ना, वही अच्छी लगती है। और मैं बिना प्याज की बना रही हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ। और कढ़ी होती है ना, कभी भी खाली नहीं बनाते हैं, मतलब कि जैसे कढ़ी है तो हमने बस खदका लिया, तड़का लगा लिया, ऐसे कभी भी नहीं बनाते। उसके अंदर या तो पकौड़ियाँ डालो, अगर आप पकौड़ियाँ नहीं बना रहे हो, नहीं खाते हो, तो वो आती है ना जिसके हम बूंदी आती है ना जिसका हम रायता बनाते हैं, आप वो भी डाल सकते हो लास्ट में बनने के बाद में। गैस को ऑफ करने के बाद में वो डाल दीजिए एक मुट्ठी भर करके, लेकिन खाली कभी नहीं बनाते हैं कढ़ी। तो देखिए कढ़ी और राइस मेरे तैयार हो गए हैं। मैं एक्चुअली इनसे पूछ रही हूँ कि मैं कढ़ी चावल मिला के लाऊँ या ऐसे ही। पूछ लेना ठीक रहता है, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है ये बोलते हैं कि ना मिला के क्यों ले आई, और कभी बोलता है कि मिला के लिया। तो मैं इसलिए पूछ ही लेती हूँ कि भाई मिला के लाऊँ या ऐसे ही अलग अलग लेकर आऊँ सेपरेट। तो इन्होंने कहा कि मिला के ही लिया। तो यहाँ पर मैंने ये कढ़ी और राइस को जो है मिला दिया है। तो इनको मैं दे आई हूँ और मैंने कढ़ी और राइस को खाली कर लिया है बड़े बर्तनों से। तो ये देखिए कढ़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, गरम गरम पीने में काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये राइस। तो खाना वगैरह इन्होंने तो खा लिया है, लेकिन मैंने अभी नहीं खाया, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर से खाऊंगी। तो जब से ना पता चला है सबको कि मुझे ना वास्तु का भी ज्ञान है, तो काफ़ी कमेंट आते हैं वास्तु को लेकर के, किचन को लेकर के काफ़ी आते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि मैं किचन के वास्तु को लेकर के एक वीडियो बनाऊं सेपरेट। अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा कि हाँ बनाना है या नहीं बनाना है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग करूँगी, या फिर मैं इसी तरह से वीडियो के अंदर ही थोड़ा थोड़ा सा बताती रहूँ। और एक कमेंट है जो वास्तु को लेकर ही आया है, उनका ये कमेंट है कि दी हमें ना समझ में नहीं आती, डायरेक्शन ही समझ में नहीं आती कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है और क्यों ज़रूरी है डायरेक्शंस देखना। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि डायरेक्शन कैसे देखते हैं, कि ना हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सनराइज कहाँ से होता है। तो जहाँ से सनराइज़ हो रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन हो गई, उसके अपोजिट वेस्ट हो गई, उसके उल्टे हाथ की तरफ नॉर्थ हो गई और सीधे हाथ की तरफ साउथ हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर है ना सनराइज़, वैसे तो सब जगह ही होता है, सबको ही पता होता है कि इस डायरेक्शन, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो आप ऐसा तो कर सकते हो कि ना जैसे आपका जो रूम है उसके बीच का हिस्सा आप समझ सकते हो कहाँ पर है आपका बीच का हिस्सा।
तो सबसे बीच में सेंटर में खड़े हो जाइए। सेंटर में खड़े हो जाने के बाद में आजकल ना इतनी सारी टेक्निक्स चल गई हैं, इतने सारे ऐप बन गए, तो उसी के अंदर है ना एक ऐप है जिससे ना हम दिशा सूचक यंत्र कहते हैं जिसे, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए और आपको पता चल जाए बीच बीच बिल्कुल बीचों बीच में आपको खड़ा होना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ना उसको लेकर के कि कौन सी डायरेक्शन में ना साउथ है, कौन सी में ईस्ट है, कौन सी में वेस्ट है, कौन सी में क्या है। और फिर था कि ना दी क्या ज़रूरत है कि ना मैंने बैलेंस से वास्तु को देखें और बैलेंस करें। तो देखिए मैं रिमोट लेके बैठी हूँ इसलिए ही। तो देखिए ये रिमोट है, अगर मैं इस फिंगर को यहाँ पे बीच में नहीं लगा करके यहाँ पे रखूँ तो ये ना गिर जाएगा ना। लेकिन अगर इसी को ही ना अगर मैं बीच में उंगली को रख करके और फिर मैं इसको बैलेंस करूँगी तो ये रुक जाएगा। अभी रुक रहा नहीं है पर रुक जाएगा। देखिए मैं 2 उंगली लगा देती हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो ये नहीं रुकेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं इसको यूँ रखूँगी ना तो ये रुक जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए बैलेंस करके जाना ज़रूरी होता है। अब हम सोचते हैं कि पृथ्वी तो गोल है तो हमें चौकोर क्यों मिलते हैं प्लॉट्स, तो क्योंकि डायरेक्शन जो होती हैं वो 4 होती हैं, इसलिए 4 डायरेक्शंस के लिए हमें चौकोर प्लॉट्स लेने चाहिए, ना कि है ना गोल। और ये वाली बात भी मैं बता दूँ कि जैसे गोल प्लॉट है या फिर ट्रायंगल प्लॉट्स हैं तो वो आपको नहीं लेने चाहिए। एक कमेंट आया था कि है ना दी हम ज़मीन ले रहे हैं तो कैसे चेक करें कि वो ज़मीन जो है हमारे लिए ठीक है। तो देखिए 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एक तो ये कि आप वहाँ पर जा कर के खड़े हुइए और खड़े होकर के आप वहाँ पे फील करिए कि आपको वहाँ पे ना थोड़ा अच्छा सा लग रहा है या थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है या कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस ज़मीन को ले सकते हैं, उस प्लॉट को ले सकते हैं। लेकिन आप खाली ज़मीन ले रहे हैं तो आप क्या करें, तो आप पता है क्या कीजिए, वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा खोदिए। गड्ढा खोदने आप गड्ढा तो खोद ही सकते हैं, तो हाथ से ही गड्ढे को खोद लीजिए। खोदने के बाद में उस गड्ढे को वापस से भर दीजिए। अगर गड्ढा भरने के बाद में भी आपकी वो मिट्टी बचती है जिसमें से आपने गड्ढा खोदा है, वो मिट्टी आपकी बच जाती है, तो समझिए वो ज़मीन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। अगर बैलेंस में रहती है तो आपकी वो लिए वो ज़मीन जो है वो 100 रहेगी, बैलेंसेबल रहेगी। और अगर आपका मिट्टी भरने के बाद में वो गड्ढे में नीचे दब जाती है, मतलब जितनी मिट्टी से वो लेवल में थी उससे नीचे लेवल में हो जाती है, तो फिर आप उस ज़मीन को मत खरीदिए, वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि एक होरोस्कोप नाम की भी चीज़ होती है। देखिए आजकल है ना प्लॉट के ऊपर प्लॉट बनते हैं ना, और उसके बाद में है ना हर कोई फ्लैट ले लेता है। तो आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो साउथ फेसिंग हाउस में रह रहे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ लोग होते हैं जो यही कहते रहते हैं कि हमारा घर साउथ फेसिंग में, इसलिए हमारे साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। आपने देखा है ना, तो क्यों उनका घर भी तो साउथ फेसिंग में है, क्योंकि आजकल तो एक जैसे मकान बनने लग गए हैं, एक जैसे फ्लैट्स बनने लग गए हैं। तो उस टाइम पर ये सारे वास्तु कहाँ चला जाता है, मतलब उसके लिए अलग वास्तु, मेरे लिए अलग वास्तु। जी हाँ, ऐसा होता है, अलग अलग वास्तु चलता है। होरोस्कोप नाम की भी एक चीज़ होती है जो वर्क करती है। आपके अंदर कौन सा एलिमेंट जो है आपके लिए अच्छा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर समझिए आपका जो एलिमेंट है वो आपको मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, और आप है ना ईस्ट नॉर्थ के अंदर टॉयलेट भी बनवा लेंगे ना, तब भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आपका वही एलिमेंट आपके साथ में है ना नहीं है ठीक, और आप ऐसा कर लेते हो तो आप बीमार ही रहने वाले हो। तो आप बोलोगे कि भाई वो उनका भी तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो ये होरोस्कोप पे भी डिपेंड करता है। अब होरोस्कोप किसका देखेंगे, घर के अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो जिसके नाम पर घर होता है उसका होरोस्कोप देखा जाता है, या फिर जो घर का मुखिया होता है उसका होरोस्कोप देखा जाता है। और या फिर जैसे घर के अंदर है ना कई लोग होते हैं। अब मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि दी हमारे ना घर के अंदर कोई भी है ना वास्तु को नहीं मानता है, मेरी शादी हुई है, कोई भी वास्तु को नहीं मानता है, लेकिन मैं वास्तु को मानती हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो देखिए जिस एरिया में आपकी पावर चलती है, मतलब कि आप एक नई बहू हैं, तो पूरे घर के अंदर तो आपकी पावर नहीं चलती होगी, वहाँ तो आपकी सास की चलती होगी, या फिर हेड ऑफ़ द फैमिली जैसे ससुर है या हस्बैंड है या किसी की चलती होगी। आप तो नए हो तो आपको कोई इतना जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं है। और वास्तु को लेकर तो मुझे ही इतने सारे बैड कमेंट्स आ जाते हैं कि ना
वो फैला रही हूँ, मैं अंधविश्वास फैला रही हूँ। तो देखिए उस टाइम पे आपको क्या करना है, तो आपका आपका जहाँ पर जो एरिया होता है ना, जहाँ पर आपकी पावर चल रही होती है, मतलब जहाँ पर आप चाह सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे रखनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ पे रखनी चाहिए, जहाँ पर आपकी चल रही होती है ना, वहाँ पर ही आपका होरोस्कोप वर्क करेगा, आपका वास्तु वर्क करेगा। अब मैं कहूँ कि मेरा मेरा जो होरोस्कोप है, मेरा जो वास्तु है, मैं अपने पड़ोसी के घर में भी चलाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं चाहूँ कि मेरी देवरानी के कमरे में मैं अपना वास्तु चलाऊँ, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हो, और मैं अपना वास्तु चलाऊँ कि नहीं इस डायरेक्शन में ये रख लो, वो डायरेक्शन में वो रख लो, ऐसा नहीं होता है। उनका होरोस्कोप अलग है, वो अपने रूम में कैसे क्या सामान रख रहे हैं उनके होरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही मेरा मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे अंदर कौन सा एलिमेंट है जो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। मतलब समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ। ऐसे ही वास्तु के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप अंधविश्वास फैला रहे हो। अब आप रामायण देख रहे हो, रामायण पढ़ी है, तो आप रामायण पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर भी पता चलेगा कि राम जी भी कितना दिशाओं को देखा करते थे, कितना शुभ अशुभ को देखा करते थे। राम जी हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में या इससे पहले वाले वीडियो में, कि राम जी हमें बताते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। और वो वास्तु देखा करते थे, दिशा देखा करते थे। बस दिशाओं को देखना, शुभ अशुभ को देखना, यही तो वास्तु है। और बस इसका एक नाम दे दिया है, पहले नाम नहीं था, दिशाओं को ऐसे ही देख लेते थे कि सपने में मुझे दक्षिण से आते हुए ऐसे दिख रहा है। जब कोई खुशी आने वाली होती थी तो ऐसे बोलते थे कि मुझे पूरब डायरेक्शन से ऐसे आते हुए दिख रहा है। तो पूरब डायरेक्शन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी लाने का काम करता है। आपकी जो भी खुशियाँ हैं, जो भी चीज़ें नई खुशियाँ हैं वो आने का काम करती है। सनराइज़ होता है ना, तो आने का काम करती है। वेस्ट डायरेक्शन में सूरज जो होता है वो डूब जाता है, तो वहाँ पर जो आपकी जो एनर्जी होती है घर की वो बाहर निकलती है। उस उधर की साइड में कोई भी गेट नहीं लगाते, क्योंकि जो सनराइज़ से जो आती है पावर्स आती हैं, जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है वो वेस्ट डायरेक्शन से ना निकल जाती है। इसलिए वेस्ट डायरेक्शन का जो डायरेक्शन होती है वहाँ से बिल्कुल बंद करके रखते हैं, इसलिए ही रखते हैं। तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें आई थिंक। अब मैं इस वीडियो को है ना यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और जिन जिन की कमेंट्स का मैंने रिप्लाई करा है, मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करा है, एक जन का नहीं करा है, मैंने कम से कम 3-4 लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करा है। तो आई रियली होप कि आप सेटिस्फाई रहे होंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।